Hello children, now we will discuss the remaining topic of the chapter. So far we discussed about what was the system of Varna, how the women used to acquire wealth, what was the position of the women in the society, how the marital ties used to take place, what were the rules for the marriages, that all thing which we have discussed in the last lecture. Now we will discuss about something more about the society of that time, about the caste system and Varna system. Here you can see that it is written social difference within and beyond the framework of the caste. मीन्स कास्ट सिस्टम ही वहाँ पर नहीं था, इसके अलावा कुछ और सिस्टम भी था बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट. एंड उनके लिए जो ऑर्डर जो था, द आइडियल ऑर्डर वॉज लेड डाउन इन द धर्मशास्त्राज एंड धर्मसूत्राज, यानी कि जो बुक ब्राह्मणों ने लिखी थी धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र, उनके अंदर उनके लिए ड्यूटीज़ लिखी हुई थी. द ब्राह्मणाज इवॉल्व 2 और 3 स्ट्रेटजीज फॉर एनफोर्सिंग दीज नॉर्म्स. तो जो भी नॉर्म्स उन्होंने बनाए थे ब्राह्मणों ने, उनको एनफोर्स कैसे करवाना है उसके लिए उन्होंने 2-3 स्ट्रेटजी अप्लाई की. एंड प्रेस्क्रिप्शंस वर ऑफन री इन्फोर्स्ड इन द स्टोरीज टोल्ड इन महाभारत एंड अदर टेक्स्ट. तो पहली जो स्ट्रेटजी थी वो क्या थी कि महाभारत और जो भी टेक्स्ट उस टाइम अवेलेबल थे, जैसे कि धर्मशास्त्र, मनुस्मृति या कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट, उसके अंदर उन्होंने व्याख्या की कि जो वो ऑर्डर दे रहे हैं दैट इज़ ऑफ डिवाइन ओरिजिन, कि वो किससे है कि भगवान का दिया हुआ सिस्टम है. और यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी इट इज़ आल्सो एन एक्सेप्ट फ्रॉम योर बुक, डिवाइन ऑर्डर. उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो 4 वर्ण हैं जो कि ब्राह्मणों ने डिसाइड किए थे, फर्स्ट वर्ण इज़ ब्राह्मण, सेकेंड इज़ क्षत्रिय, थर्ड इज़ शूद्र एंड वैश्य. तो ये जो 4 वर्ण हैं ये जो है डिवाइन ओरिजिन के, यानी कि ये भगवान ने खुद बनाए हैं. एंड दे यूज टू cite a verses in Rig Veda which is written by the Brahma. They used to say that it is a sukt which is written by the supreme god, that is the Brahma, and that is also called Purush Sukta. उसको अक्सर वो लोगों को बताते थे कि भगवान ने कहा है कि जो 4 वर्ण हैं वो मुझसे पैदा हुए हैं. जैसे कि मुंह से जो पैदा हुए देवर दी ब्राह्मणाज, जो शोल्डर से और हाथों से पैदा हुए देवर दी क्षत्रियाज, जो थाई से पैदा हुए देवर दी वैश्याज, और जो सबसे लोअर पार्ट जो बॉडी का आता है दैट इज़ दी फीट, जो फीट से जो पैदा हुए देवर दी शूद्राज. तो शूद्र जो है हर तरह से जो है सबसे नीचे माने जाते थे, और उनको टास्क जो ब्राह्मणों ने दिया था दैट वॉज ऑफ सर्विट्यूड. तो इस प्रकार से वो अलग अलग स्ट्रेटजी अप्लाई करते थे सो दैट नो बडी रेजिस्ट देयर ऑर्डर, और सारे उनको फॉलो करें. अब इसमें एक कहानी आती है महाभारत के अंदर भी, एंड दैट इज़ द स्टोरी ऑफ एकलव्य. प्रॉपर सोशल रोल, ये एक्सेप्ट आप अपनी बुक में से ही पढ़ सकते हैं. एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ एकलव्य. एकलव्य कौन था? एकलव्य एक निषाद जाति से बिलोंग करने वाला लड़का था. निषाद कौन होते थे? जो जंगलों में हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे. तो उस टाइम जो ब्राह्मणों की जो सिस्टम बना रखा था उसके अकॉर्डिंग जो थे गुरु द्रोणाचार्य, जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु थे, वो सिर्फ क्षत्रियों को ही आर्चरी की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि वही आगे जा के राजा बनते थे. तो जो लोअर वर्णा के जो लोग थे, जैसे कि एकलव्य था, उनको इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती थी. एंड व्हेन एकलव्य अप्रोच्ड गुरु द्रोणाचार्य, ही डिनाइड दैट ही कुड नॉट गिव हिम द ट्रेनिंग ऑफ आर्चरी because it is meant only for the Kshatriyas, and since he used to belong from a lower origin, so it was not taught to him. Finally he got disappointed and he went to the forest, and he did a lot of practice over there in front of the idol which was he made of his guru, that was the Dronacharya, and he practiced in front of that idol, and soon he became a skillful archer. तो इस तरह से वो एक अच्छा धनुर्धर बन जाता है. वन डे सडनली द कौरवाज एंड पांडवाज वर मूविंग इन दी फॉरेस्ट. वो जंगल में से घूम रहे थे और उनका कुत्ता जो है वो भी उनके साथ था. तो जैसे ही उन्होंने जो है एकलव्य को देखा उसके कुत्ते ने, तो उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया, क्योंकि एकलव्य जो था वो हिरन की खाल पहने हुए था, क्योंकि वो जंगली आदमी था, जंगल में रहने वाला आदमी था. तो कुत्ता उसको देख करके भौंकने लगा, और जब एकलव्य ने देखा कि वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो एकलव्य शॉट सम एरोज इनटू हिज इट्स माउथ, और उस तरह से उसका जो है मुंह उसने बींद दिया तीरों के माध्यम से, और एक खून की बूंद भी वहाँ पे नहीं निकली. और जब कुत्ता वापस आया कौरवों और पांडवों के पास, तो उन्होंने देखा दिस इज़ अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्चरी. तो उन्होंने देखा कि ऐसा धनुर्धर कौन है जो इस तरह का काम कर सकते हैं. एंड व्हेन दे ट्रैक डाउन एकलव्य, जब देखा कि उन्होंने वापस आए कुत्ते के पीछे और उन्होंने उसको ढूंढा, तो वो एकलव्य था, और एकलव्य को उन्होंने वहाँ पे जो है खोज लिया.
बाद में एकलव्य से द्रोणाचार्य ने पूछा कि ये आर्चरी की शिक्षा जो है तुमने कहाँ से ली। देन ही शोड द आइडल ऑफ हिज गुरु दैट वाज ऑफ द्रोणाचार्य हिमसेल्फ। उस दिखा करके बोला कि मेरे गुरु यही और मैंने इन्हीं से ये शिक्षा ली है। तो गुरु द्रोणाचार्य हु गेव प्रॉमिस टू द अर्जुना दैट ही वुड बिकम द बेस्ट आर्चर ऑफ द वर्ल्ड वन डे। तो उस प्रॉमिस को जो है टूट रहा था, क्योंकि जो एकलव्य था वो एक बेटर आर्चर था। तो इसलिए अर्जुन को अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। किससे कहा? एकलव्य से कहा, और एकलव्य से उसका दाहिने हाथ का अंगूठा जो है गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया गया। एंड इन दिस वे एकलव्य कुड नॉट रिमेन दैट फास्टर एज ही यूज टू बी इन दी पास्ट, क्योंकि दाहिने हाथ के अंगूठे से ही तीर चलाया जाता है। तो एकलव्य जो पहले इतना अच्छा आर्चर था वो इतना अच्छा आर्चर नहीं रहा। तो ये स्टोरी भी अक्सर महाभारत में आती है, और ये स्टोरी से जो है ब्राह्मण अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि द्रोणाचार्य जो है ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रास, बिकॉज ही आर्चरी इज ए काइंड ऑफ ट्रेनिंग विच कुड बी लर्नड ओनली बाय द क्षत्रियाज। तो इस तरह की स्टोरी जो है महाभारत में धर्मशास्त्र में धर्मसूत्राज में ऐड कर दी गई ब्राह्मणों के ज़रिए, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि जो सिस्टम उन्होंने बनाया है, जो नियम उन्होंने बनाए हैं, दैट इज़ दी बेस्ट, और लोग उसको जो है फॉलो करें। नाउ इंडियन किंग्स ऑफ नॉन क्षत्रिय ओरिजिन, जैसे कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्राज में लिखा दैट ओनली क्षत्रिय कुड बिकम दी रूलर, लेकिन यहाँ पर कुछ एक अल्टरनेट सिनेरियो देखने को भी मिलता है जिसके अंदर क्षत्रिय रूलर नहीं थे। देयर वर मैनी रूलर्स हु वर नॉन क्षत्रिय बाय देयर ओरिजिन। और इसमें जो कौन आता है सबसे पहले, जैसे कि मौर्याज, आप सभी ने नाम भी सुना होगा मौर्याज का। मौर्याज में कौन आता है? राजा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दीज वर द मौर्यन रूलर्स। और ऐसा माना जाता है कि मौर्यन रूलर्स वर ऑफ द लोअर ओरिजिन, कि वो जो है उच्च जाति से बिलोंग नहीं करते थे, उच्च वर्ण से बिलोंग नहीं करते थे। दे वर फ्रॉम द लोअर वर्णाज बट स्टिल दे बिकेम द ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया। उसके अलावा मौर्यन डायनेस्टी के पतन के बाद जो नेक्स्ट जो रूलर बने दे वर दी शुंगाज, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो था उसने जो लास्ट मौर्यन रूलर था उसको हरा दिया था, और उसके बाद भी उसने जो है उस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो शुंगाज वर ब्राह्मण बाय देयर कास्ट, वो क्या थे? ब्राह्मण जाति के थे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आफ्टर द नेक्स्ट रूलिंग डायनेस्टी वॉज द कन्वाज, और कन्वाज जो थे वो भी जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। तो ये तीन जो लिनिएज हम देखते हैं इनमें कोई भी क्षत्रिय जाति से बिलोंग नहीं करता। तो जैसा कि ब्राह्मणों ने लिखा था कि ओनली क्षत्रिय कुड बिकम द रूलर, दैट वाज नॉट यूनिवर्सली फॉलोड, उसको जो है पूरी दुनिया में फॉलो नहीं किया जाता था। सातवाहन रूलर जिसका जिक्र पहले भी आ चुका है, दे यूज टू बी द रूलर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, सदर्न इंडिया के रूलर होते थे। और उनमें जो सबसे फेमस रूलर हुआ है दैट इज़ गौतमी पुत्रा श्री सतकर्णी। सतकर्णी जो था वो सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है। एंड ही यूज टू कॉल हिमसेल्फ एका ब्राह्मण, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी वो कहते थे। एंड ही आल्सो टुक प्राइड इन सेइंग दैट ही हैज़ डिस्ट्रॉयड द प्राइड ऑफ द क्षत्रियाज, यानी कि उसने क्षत्रियों को हराया है। तो इस प्रकार से वो अपने आप में प्राउड फील भी करता था। तो इनसे देख करके हमें लगता है कि जो भी नियम ब्राह्मणों ने बनाया था दैट वाज नॉट हैविंग ए यूनिवर्सल इम्प्लीकेशन, यानी कि उसको पूरी दुनिया फॉलो नहीं करती थी। और जैसा कि उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि ओनली क्षत्रिय कुड बिकम द रूलर, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट इज मलेच्छाज। अब मलेच्छा जो है दिस इज़ अ डेरोगेटरी टर्म जनरली विच इज़ यूज्ड फॉर दोज पीपल हु डिड नॉट यूज टू फॉलो द ब्राह्मणिकल ऑर्डर और सांस्कृतिक ऑर्डर, यानी कि संस्कृत के जो साहित्यों में जो ग्रंथों में जिसकी रचना की गई है, जिस सिस्टम की बात की गई है, जो उसको फॉलो नहीं करते थे, जो संस्कृत लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते थे, संस्कृत के जो ट्रेडिशन था उससे बिलोंग नहीं करते थे, उनको क्या कहा जाता था? मलेच्छाज। एंड जनरली दे वर कॉल्ड एज द आउटकास्ट एंड दे यूज टू बिलोंग नॉट फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, रादर दे केम मेनली फ्रॉम वेयर? सेंट्रल एशिया। सो दीज पीपल केम फ्रॉम दी सेंट्रल एशिया। और उसमें जो मुख्यतः नाम आता है वो शाकाज का और कुशानाज का आता है। शाकाज एंड कुशानाज वर द पीपल हु केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड दे वर कॉल्ड द बारबेरियन। तो मलेच्छा के जो सिनोनियमस है इंग्लिश के अंदर दैट इज़ कॉल्ड बारबेरियन एंड दे वर कंसिडर्ड टू बी आउटसाइडर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राजा नहीं बने। अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्राज मलेच्छा कुड नॉट बिकम द रूलर, ओनली द क्षत्रिय पीपल हु यूज टू फॉलो द धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रा दे शुड बिकम द रूलर। लेकिन ऐसा नहीं था। देयर वर मैनी मलेच्छाज हु बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया, लाइक हून्स थे, देयर आफ्टर कुशानाज थे। कुशाना का जो सबसे जो फेमस रूलर हुआ दैट इज़ कनिष्का, और कुशानाज ने ही जो है
भारत के अंदर सबसे पहले गोल्ड कॉइन की शुरुआत की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट शाकाज में भी जो है फेमस रूलर का नाम आता है, जैसे कि रुद्रदमन जो शाका जो था, उसकी बेटी की जो शादी थी वो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी से हुई थी। यानी कि एक ब्राह्मण जो है नीच जाति से शादी यहाँ पे करता है, जो कि ब्राह्मणिकल रूल के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि शाकाज वर द मलेच्छाज एंड एका ब्राह्मणा हु यूज टू कॉल हिमसेल्फ दैट वॉज द गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, और उनके आपस में मैरिटल टाइज थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण नियम बनाते थे उसको सारे लोग एज इट इज़ फॉलो नहीं करते थे। और ये दीज आर सम कॉइन्स विच आर इश्यूड बाय द शाकाज। Next is Jatis and the social mobility. In Brahmanical theory, Jati like the Varna system was based on birth. जैसे कि वर्ण सिस्टम भी बर्थ बेस्ड सिस्टम था, उसी तरह जाति सिस्टम भी जो था वो बर्थ बेस्ड सिस्टम था। वर्ण 4 होते थे, लेकिन जातियों की संख्या असीमित होती थी, बहुत सारी जातियाँ होती थी और 4 वर्णों के अंडर ही जो है सब कास्ट की तरह वो होती थी। In fact, however, whenever Brahmanical authorities encountered new group that did not फिट इन टू द 4-fold ऑफ द वर्णा सिस्टम, यानी कि 4 वर्ण सिस्टम बनाए गए थे, उनके अंदर कुछ लोग जो थे वो समाहित नहीं हो रहे थे। यानी कि कुछ लोग जो ब्राह्मणों को लगा कि वो किसी भी वर्ण के अंदर फिट नहीं हो रहे, तो उनको एक जाति का नाम दे दिया गया था। उनमें जैसे नाम आता है स्वर्णकार का, यानी कि सुनार जाति का। अब स्वर्णकार जो एक क्राफ्टमैन होता था, जनरली क्राफ्टमैन किस में होते थे, शूद्रा कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, लेकिन सवर्ण जो थे जाति से बिलोंग करते थे, स्वर्णकार जाति से जो बिलोंग करते थे, यानी कि सुनार जाति से जो बिलोंग करते थे, वो उस वर्ण ऑर्डर में फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए उनको एक अलग जाति का नाम दे दिया गया, दैट इज स्वर्णकार। उसी तरह से कुछ लोग जो फॉरेस्ट में रहते थे, दोज यूज्ड टू लिव इन द फॉरेस्ट सच एज निषादास, जिसकी बात हमने की थी एकलव्य वगैरह की, वो भी किसी जाति में किसी वर्ण सिस्टम में फिट नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो जंगलों में रहने वाले लोग थे, तो उनको एक जाति का नाम दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड द निषादास। तो इस तरह से जातियाँ जो है डिसाइड की गई थी। एंड जनरली एक ही जाति के लोग एक ही तरह की ऑक्यूपेशन फॉलो करते थे, जो कि ट्रेडिशनल होती थी। जैसे कि कुम्हार जाति के लोग घड़े बनाने का काम करते हैं, लोहार जाति के लोग लोहा बनाने का काम करते हैं, नाई जाति के लोग हेयर कटिंग का काम करते थे। इस तरह से हर जाति की एक ऑक्यूपेशन डिसाइड की जाती थी, जैसा कि ब्राह्मणों ने डिसाइड किया था। लेकिन क्या इनको सारे लोग वैसे ही फॉलो करते थे जैसे ब्राह्मणों ने कहा, या फॉलो नहीं करते थे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड दैट इज़ कॉल्ड दी सोशल मोबिलिटी, कि किस प्रकार से लोग जाति सिस्टम को छोड़ करके कुछ अलग तरह से काम करने भी लग गए थे। अब यहाँ पे एक नाम आता है मंदसौर इंस्क्रिप्शन का। मंदसौर कहाँ पड़ता है? इट लाइज इन मध्य प्रदेश। और मंदसौर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मंदसौर माना जाता है कि यहाँ पे रावण की ससुराल थी, बिकॉज मंदोदरी हु यूज टू बी द वाइफ ऑफ रावणा, शी यूज टू बिलोंग टू मंदसौर। सो मंदसौर एक फेमस जगह है और वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है, और उस इंस्क्रिप्शन में जो है सिल्क वीवर्स के बारे में लिखा गया है। तो व्हाट द सिल्क वीवर्स डिड, दैट इज़ आल्सो एन एक्सेप्ट विच इज़ गिवन इन योर बुक। तो इसमें से हमें पता लगता है कि सिल्क वीवर जो कि एक जाति होती है, और जाति जो जुलाहा जाति बोलते हैं उसको, और उस जाति का काम होता है कपड़े बनाना। बट what other things they used to do except making the cloth or weaving the clothes? So वीवर कम्युनिटी होने के अलावा वो क्या काम करते थे, वो हमें उस मंदसौर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड है वोटिव इंस्क्रिप्शन। जनरली इस तरह के इंस्क्रिप्शन कब बनाए जाते थे? जब किसी जाति के लोग दान देते थे, और उन दान से जो है वो अपनी रिलेटिव्स वगैरह का नाम वहाँ पर लिखवा देते थे, कौन उनके मित्र यार दोस्त जो क्या क्या काम करते थे उनका नाम वहाँ पर अक्सर वो इंस्क्राइब करवा देते थे, और छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन पत्थरों पे जो है वो चीज़ें लिखी होती थी, दैट इज़ कॉल्ड वोटिव इंस्क्रिप्शन। और जनरली जो मंदिर बनाए जाते थे वो गिल्ड और श्रेणी के द्वारा बनाए जाते थे। ना व्हाट वर द गिल्ड्स और श्रेणीज? गिल्ड क्या होते थे? मान लो एक ही व्यवसाय काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, एंड दे यूज टू मेक एन एसोसिएशन सो दैट दे कैन डू द वेलफेयर ऑफ देयर पीपल। उस तरह से वो एक एसोसिएशन बनाते थे, और उस एसोसिएशन को क्या कहा जाता था? गिल्ड कहा जाता था। जैसे कि आजकल यूनियन बनी होती है, कर्मचारियों की यूनियन, स्टूडेंट्स की यूनियन। तो इस तरह से जो एक ख़ास तरह से एक ऑक्यूपेशन होता था, व्यवसाय जो होता था, उसके लोग आपस में मिलकर के एक गिल्ड का निर्माण करते थे, और उसको श्रेणी भी बोला जाता था, और इंग्लिश में उसको क्या बोल देते हैं? गिल्ड बोल देते हैं। तो वो जो है अक्सर अपने गॉड के लिए एक टेंपल बनाते थे जहाँ पे वो काम करते थे। उसी तरह से जो है जहाँ पे वो टेंपल बनाते थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे चंदा देते थे, दान देते थे, एंड दे यूज्ड टू राइट अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली, और वो क्या क्या व्यवसाय वगैरह करते हैं वो भी उसमें लिखा जाता था। तो यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन हमें मिला है मंदसौर से, उसमें लिखा गया है कि वीविंग कम्युनिटी के अलग अलग लोग क्या क्या काम करते थे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है,
सम वर कन्वर्जेंट विद वंडरफुल टेल्स, यानी कि कुछ बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाले थे, जो कि पढ़े लिखे लोगों का काम होता है। एंड सम वर वेरी एक्सीलेंट इन द रिलीजियस डिस्कोर्स, यानी कि जो काम पंडितों का होता है वो काम भी इस जाति के लोग करते थे, जबकि ये शूद्र जाति से बिलोंग करते थे। सम वर गुड एट वेलरस बैटल, यानी कि कुछ ऐसे बहादुर थे जो युद्ध वगैरह काफ़ी अच्छा लड़ते थे। सम वर आल्सो गुड एट सिंगिंग, सम वर आल्सो गुड एट डांसिंग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वीविंग कम्युनिटी के लोग सिर्फ वीवर का काम ही नहीं करते थे, दे वर आल्सो गुड एट सर्टन अदर ऑक्यूपेशन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ब्रह्मशास्त्र में ब्राह्मणों ने डिसाइड किया था कि इस जाति के लोग सिर्फ यही काम करेंगे, ऐसा नहीं होता था। दे डिड नॉट यूज टू फॉलो वट एवर द ब्राह्मणा यूज टू से इन द धर्मशास्त्र, मनुस्मृति और वट एवर the scriptures were written by them so that they can dictate the people that how they should behave, how they should conduct in the society। उसको हर तरफ फॉलो नहीं किया जाता था, कुछ लोग उसको फॉलो करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। Now beyond the four varnas integration, अब इसमें ये एक एक्सेप्ट है जो कि बुक में दिया हुआ है, ए टाइगर लाइक हस्बैंड। लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ दिस ए टाइगर लाइक हस्बैंड। ये कहानी भी पांडवों से संबंधित है, जो कि महाभारत से ली गई है। यहाँ पे क्या होता है कि महाभारत में जो है पांडवों को जलाने के लिए एक योजना बनाई जाती है लाक्षागृह की। ए हाउस ऑफ लैक वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द दुर्योधन एंड हिज ब्रदर्स सो दैट दे कैन बर्न द पांडव अलाइव इन दैट हाउस ऑफ लैक। लेकिन किसी तरह से वो बच करके निकल जाते हैं, और जब वो जंगलों में घूम रहे होते हैं तो वहाँ पे एक राक्षसी से जो है उनका सामना होता है। एंड दैट राक्षसी, हर नेम वॉज हिडिम्बा। शी एक्सप्रेस्ड हर लव फॉर द भीमा बिकॉज भीमा किल्ड हिज ब्रदर इन ए वेलरस बैटल। तो वो उससे काफ़ी प्रभावित होती है और उससे शादी का प्रस्ताव रखती है। देन भीमा सेड दैट आफ्टर द परमिशन ऑफ हिज मदर, क्योंकि मदर को इम्पोर्टेंट माना जाता था, ही कैन गेट मैरिड टू दैट गर्ल। सो वो जो है अपनी बात लेकर के भीम की मदर कुंती के पास जाती है और वहाँ उनको कहती है कि मुझे आपके पुत्र से शादी करनी है। एंड फाइनली जब वो इंसिस्ट करती है कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं रहा, उसका भाई था वो बैटल में मारा गया जो कि भीम के साथ हुई थी, तो अब ये उनकी ड्यूटी है कि उसको जो है वो सहारा दें। फाइनली कुंती एक्सेप्टेड हर प्ली एंड ऑन द कंडीशन दैट ऑन द डे टाइम दे विल लिव टुगेदर इन द फॉरेस्ट, बट व्हेन द नाइट विल फॉल दे भीमा विल कम बैक टू द कैंप ऑफ द पांडवाज। कि भीम जो है रात होते ही जो अपने घर वापस आ जाएगा, लेकिन दिन में वो एक साथ घूम सकते हैं, रह सकते हैं जंगल के दौरान। और इस प्रकार से बाद में उनके एक बेटा होता है जिनका नाम होता है घटोत्कच, जो कि काफ़ी फेमस हुए हैं महाभारत के अंदर। और इस प्रकार से उनकी शादी जो है एक राक्षसी से होती है। और राक्षसी कौन थी? दे वर द पीपल हु यूज टू लिव इन द फॉरेस्ट, सो दैट वाज आल्सो फ्रॉम द आउटकास्ट। वो भी ब्राह्मणिकल ऑर्डर से बिलोंग नहीं करती, जबकि भीम जो था वो क्षत्रिय था एंड ही यूज टू बिलोंग टू द ब्राह्मणिकल ऑर्डर। और जैसा कि ब्राह्मणों ने लिखा था कि जो एक वर्ण के लोग हैं उसी वर्ण में शादी करेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मैरिटल टाइज से रिलेटेड जो रूल बनाए थे ब्राह्मणों ने, दैट वाज नॉट फॉलोड इन महाभारता इटसेल्फ। तो ये उसी के बारे में बियॉन्ड द फोर वर्णाज इंटीग्रेशन, यानी कि इन चार वर्णों के अलावा भी कुछ लोग होते थे और वो भी जो है इसमें इंटीग्रेटेड हो जाते थे। जैसे कि ये लेडी जो कि एक राक्षसी थी भीम के साथ इंटीग्रेटेड हो गई और उन्हीं का पार्ट बन गई। So population whose social practices were not influenced by the Brahminical ideas, they were called as the outcast, जैसे कि इसमें इस राक्षसी का जिक्र आता है। When they figure in Sanskrit text, they are often described as odd and uncivilized। जब संस्कृत टेक्स्ट की बात करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? अनसिविलाइज। और इन अनसिविलाइज लोगों को ही राक्षस कहा जाता था। और इवन एनिमल लाइक जैसे, और इस जैसे लोगों से भीम ने शादी की थी। इन सम इंस्टांसेस दीज इंक्लूड फॉरेस्ट डिवेलर्स, और इसमें किसका नाम आता है? मुख्यतः फॉरेस्ट डिवेलर्स का नाम आता है, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया था। नाउ बियॉन्ड द फोर वर्णाज सबॉर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो फोर वर्णों के अलावा कुछ लोग थे, उनको जब सबॉर्डिनेट किया जाता था तो वहाँ पे कई जगह कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र भी आता है, जैसा कि अब हम आगे पढ़ेंगे। द ब्राह्मणाज कंसिडर्ड सम सोशल कैटेगरीज एज अनटचेबल, यानी कि कुछ लोगों को इतना आउटकास्ट माना जाता था कि उनको अनटचेबल, अछूत माना जाता था। एंड इवन they used to believe that by seeing them merely ब्राह्मण कैन गेट पोल्यूटेड, यानी कि उनको देखने मात्र से ब्राह्मण और उच्च जाति के लोग हैं वो पोल्यूटेड हो सकते हैं, इसलिए उनको वो देखना भी पसंद नहीं करते थे। उनको अनटचेबल्स कहा जाता था, उनको चंडाल वगैरह कहा जाता था। और मेनली उनका काम क्या होता था? हैंडलिंग
कॉप्सिस यानी कि डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन बींग ऑल्सो, जिसके कोई आगे पीछे नहीं होता था, उन डेड बॉडीज़ को जो है ठिकाने लगाने का काम, उनको क्रेमेशन करने का काम इन लोगों का होता था। एंड दोज हु परफॉर्म सच टास्क वर नोन एज द चंडाल्स, और उनको क्या कहा जाता था? चंडाल। और चंडाल के बारे में हमें कुछ एक फॉरेन राइटर से भी पता चलता है, जैसे कि फाहियान, जो कि गुप्ता डायनेस्टी में इंडिया में आया था। ही वॉज अ मॉन्क, सो ही आल्सो रोट अबाउट द चंडाल्स। ब्राह्मणाज कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज द प्योर, ब्राह्मण अपने आप को सबसे ऊंची जाति का मानते थे, प्योर मानते थे। दे वर प्राइमली कनेक्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, यानी कि वो हवन यज्ञ वगैरह करवाने का काम करते थे, इसलिए वो अपने आप को सबसे प्योर माना जाता था, क्योंकि वो अच्छे कार्य करते थे। जबकि चंडाल जो थे वो कार्य करते थे जो कोई भी करना पसंद नहीं करता था, इसलिए उनको अनटचेबल कहा जाता था। सो दे अवॉइडेड टेकिंग फूड फ्रॉम द अनटचेबल, क्योंकि वो इस तरह का कार्य करते थे हवन यज्ञ वगैरह का, तो वो अनटचेबल से खाना भी नहीं ले सकते थे, उनको छू भी नहीं सकते थे, और ऐसा माना जाता था कि उन्हें छूने मात्र से वो पोल्यूटेड हो सकते हैं। यहाँ पे उसी चंडाल की एक स्टोरी आती है जो कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से ली गई है, और किस प्रकार से ये स्टोरी जो ब्राह्मणों ने क्लेम किया है कि चंडाल को दूर रखना चाहिए, उनको देखने मात्र से जो है पोल्यूटेड हो सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करती है। देयर वर इंस्टांसेस ऑफ चंडाल्स हु वर नॉट एक्सेप्टिंग द लाइफ ऑफ डिग्रेडेशन प्रेस्क्राइब्ड इन दी शास्त्राज, यानी कि कुछ चंडाल ऐसे भी हुए हैं जो धर्मशास्त्र में उन्होंने ब्राह्मणों ने डिस्क्राइब किया था कि उनका जो है एक ही काम है, दैट इज़ ऑफ सर्विट्यूड, और उनको अनटचेबल की तरह रखा जा सकता है। लेकिन कुछ चंडाल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो ये स्टोरी उनसे रिलेटेड है कि किस तरह से चंडाल उसको रजिस्ट करते थे, उसको क्रिटिसाइज़ करते थे। अब चंडाल के बारे में मैंने बताया था कि देयर वॉज अ राइटर हु केम फ्रॉम चाइना and he was a monk who came to here to know about Buddhism, that was Fahiyan, who came during the dynasty of Guptas. So he traveled extensively in different parts of India. तो उसने भी चंडाल के बारे में लिखा है, और उन्होंने जो लिखा है, क्या लिखा है कि they were not allowed to move in the street during the night, and even during the daytime when they used to move into the street they need to sound the clapper, यानी कि उनको एक क्लैपर, एक ताली बर्तन होता था, वो अक्सर बजाते हुए चलते थे, सो दैट कोई भी उनके सामने ना आए और कोई भी जो है पोल्यूटेड ना हो, नो बडी गेट्स पोल्यूटेड आफ्टर सीइंग देम। तो इस प्रकार से वो क्लैपर बजाते हुए जो है अक्सर गलियों में चलते थे, ताकि लोगों को पहले से पता लग जाए कि इस गली से चंडाल आ रहा है, और वो अपना रास्ता बदल लेते थे। अब यहाँ पे द बुद्धिस्ता एज अ चंडाल, यहाँ पे एक स्टोरी है कि किस प्रकार से एक बुद्धिस्ट है जो कि काफ़ी ऊंचा ऋषि बन गया था, लेकिन वो जाति से क्या था? चंडाल था। तो ये जो कहानी है वो मतंग ऋषि की है। इसमें लिखा गया है कि मतंगा वॉज अ चंडाल एंड वंस ही वॉज मूविंग इन टू द स्ट्रीट एंड सडनली ए ब्राह्मणा गर्ल सो हिम एंड आफ्टर सीइंग हिम शी एक्सक्लेम्ड दैट हाउ ही हैड कम इन फ्रंट ऑफ हर एंड इन दिस वे शी गॉट पोल्यूटेड, यानी कि जब वो गली से लड़की निकल रही थी, अचानक से जो मतंगा जो एक चंडाल था उसके सामने आ जाता है, और वो कहती है कि मैं तो इसको देख करके अछूत हो गई, पोल्यूटेड हो गई, और वो शोर मचाना शुरू कर देती है। एंड द पीपल हु वर सराउंडिंग एंड दीज टू पीपल दे आल्सो सो एवरीथिंग वट एवर वॉज हैपनिंग ओवर देयर, यानी कि जो लोग आसपास थे उन्होंने भी देखा कि किस तरह से एक लड़की जो है पोल्यूटेड हो गई है, क्योंकि उसने एक चंडाल को देख लिया था और वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करती थी। तो ये देख करके चंडाल की गलती मानी जाती है, और आसपास के लोग उस चंडाल को पीटना शुरू कर देते हैं। चंडाल इससे बड़ा गुस्सा होता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये लड़की मेरे सामने आ गई, और वो लड़की अपने घर चली जाती है। लेकिन चंडाल अपने घर नहीं जाता, वो लड़की के पीछे जाता है और उसके घर के आगे धरने पे बैठ जाता है, उसी के घर के आगे बैठ जाता है कि जैसे ही तुम बाहर निकलोगे तुम मुझे ही देखोगे और तुम सारे के सारे देख करके मुझे पोल्यूटेड हो जाओगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि देयर यूज्ड टू बी कॉन्फ्लिक्ट, कि चंडाल हर बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे जैसा कि ब्राह्मण कहते थे। और फाइनली वो कुछ दिन वहाँ बैठा रहता है, लेकिन घर वाले भी इससे परेशान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि ये तो अच्छी मुसीबत पाल ली हमने, और वो उस लड़की को लेकर के बाहर निकलते हैं और उस चंडाल को सौंप देते हैं कि इस लड़की को भी ले जाओ और तुम भी यहाँ से प्लीज़ चले जाओ। एंड फाइनली द गर्ल गॉट मैरिड विद दैट चंडाल एंड दे बोथ रिटर्न टू द सेटलमेंट ऑफ द चंडाल्स। वो लड़की उस चंडाल के साथ मिलकर के उस बस्ती में आ जाती है जहाँ पे चंडाल्स रहते थे। कुछ समय बाद उनके एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मांडव्य कुमार, लेकिन चंडाल उसी दौरान जो है छोड़ करके उसको चला जाता है लड़की को, और वो एक तपस्वी बन जाता है। एंड बाय डूइंग अ लॉट ऑफ पेनेंस ही नाउ बिकेम ए ग्रेट सेग। तो वो कई दिनों तक आता नहीं है। बाद में मांडव्य कुमार विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकेम वेरी रिच एंड यंग, और वो जो है क्या काम करता है, वो रोज़ ऐसा जो है खाना बनाता है जिसमें हज़ारों ब्राह्मणों को, यानी कि 16,000 ब्राह्मणों को जो है हर रोज़ वो
खाना प्रोवाइड करता है। उसी दौरान मतंग भी वहाँ पे आ जाता है, जो कि उसका फादर था, लेकिन अब वो पहचान में नहीं आ रहा था क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था। तो जब वो आता है, वो भी जो है खाने की डिमांड करता है, लेकिन मांडव्य कुमार उसको ये कहते हुए मना कर देता है कि तुम शक्ल से जो है चंडाल लगते हो, और चंडाल के लिए खाना नहीं है, ये खाना किसके लिए है? ब्राह्मणों के लिए है, इसलिए तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन मतंगा जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि जिन लोगों को पता नहीं कि वो पैदा कैसे हुए हैं, उनको जो और जो ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, उनसे वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं जिनको नॉलेज ज़्यादा है। यानी कि एक मूर्ख ब्राह्मण को खाना खिलाने से अच्छा एक नॉलेज वाले अगर चंडाल को खाना खिलाया जाए तो वो ज़्यादा पुण्य का काम है। एंड देन ही रिवील्ड हिज आइडेंटिटी। तो वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है, बताता है कि मैं मतंग हूँ, और उसकी जो मदर होती है मांडव्य कुमार की, वो उसको पहचान लेती है। वो उससे जो है क्षमा याचना करती है अपने पुत्र के लिए और खुद के लिए भी, लेकिन चंडाल जो है वो अड़ जाता है, जो मतंग है वो अड़ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगा जब मेरी बाउल से जो जूठा खाना है तुम इन ब्राह्मणों को खिलाओगे। और फाइनली ऐसा ही होता है, और ब्राह्मण जो है उस चंडाल का जूठा खाना खाते हैं। इस प्रकार से वो अपना बदला लेता है। कि तो हम देखते हैं यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है ब्राह्मणिकल ऑर्डर के खिलाफ, जो कि चंडाल्स करते हैं। तो ये स्टोरी कहाँ से आती है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट से आती है, जातका टेल से आती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म जो है वो जाति सिस्टम को क्रिटिसाइज करता है, खासकर वो जाति सिस्टम जो कि ब्राह्मणों ने बनाया था। नाउ बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। अब बर्थ के बेस पे ही रिसोर्सेज मिलते थे, यानी कि जो ऊंची जाति के लोग होते थे उनके पास रिसोर्स ज़्यादा होते थे, वो अमीर हो जाते थे, तो उनका स्टेटस भी क्या रहता था? हाई रहता था। द सोशल पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ऑफन शेप्ड बाय द एक्सेस टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। यानी कि लोग कैसे रहेंगे, उनका स्टेटस क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। अब इसमें दिखाया गया कि क्षत्रिय कोई भी काम कर सकता है, ब्राह्मण कोई भी काम कर सकता है, वैश्य भी जो है व्यापार कर सकता है, खेती कर सकता है। इस प्रकार से उनके पास काफ़ी इनकम के सोर्सेज थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें शूद्राज की, तो उनको एक ही काम दिया गया था, वो था सेवा करने का, सर्विट्यूड का। तो इस तरह से वो कभी अमीर नहीं हो सकते थे। तो एक्सेस टू प्रॉपर्टी यहाँ पे दो तरह के होते थे, एक जेंडर का एक्सेस, दूसरा था वर्णा का एक्सेस। जेंडर का एक्सेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेल को जो थे 8 मीन्स ऑफ गेटिंग प्रॉपर्टी थे, और 7 मीन्स जो थे वो फीमेल के लिए थे। और मेल को जो मीन्स ऑफ गेटिंग रिसोर्सेज जो थे वो ऐसे थे कि वो अमीर बन सकता था, लेकिन फीमेल जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहती थी, इसलिए उसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती थी। तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम अब जो पढ़ेंगे दैट इज़ हाउ द प्रॉपर्टी वॉज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ वर्णा सिस्टम। जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर आता है। द एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज शार्पन्ड द सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वीमेन। यहाँ पे लिख रखा है कि हाउ मैन यूज टू एक्वायर द वेल्थ, हाउ द फीमेल यूज टू एक्वायर द वेल्थ। यहाँ पे 6 मीन्स फॉर फीमेल दे रखे हैं, और यहाँ पर 7 मीन्स जो है वो मेल के दे रखे हैं। उसमें मेल में क्या आता है? इनहेरिटेंस, बाय इन्वेस्टिंग द मनी, बाय परचेजिंग द लैंड एंड प्रॉपर्टी, बाय डूइंग द बिजनेस। इस प्रकार से वो पैसे इकट्ठे कर सकता है। लेकिन यहाँ पे औरतों के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड है वो क्या है? दैट दे कैन गेट मनी फ्रॉम देयर हस्बैंड व्हेन ही यूज टू गिव हर बिलविड वाइफ। अगर वो देता है तो उसकी पत्नी को पैसे मिल सकते हैं। दूसरा, पत्नी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? उनसे मिलेंगे जो उनके फैमिली वाले उसको देंगे, जिसको अक्सर वो स्त्री धन कहा जाता है, जिसके ऊपर उसी का क्लेम होता है, उसके बच्चों का क्लेम होता है, हस्बैंड का कोई क्लेम नहीं होता। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि औरतों के पास पैसा तभी आता था जब उनको कोई ना कोई देता था। इस प्रकार से वो इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, दे यूज टू डिपेंड ऑन अदर्स। इस प्रकार से उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती थी। हालांकि कुछ एक एक्सेप्शंस भी वहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि प्रभावती गुप्ता, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। बट उसके पास इतनी प्रॉपर्टी क्यों थी? बिकॉज शी यूज टू बी द डॉटर ऑफ ए फेमस रूलर दैट वॉज चंद्रगुप्ता सेकंड। तो उनका जो केस था वो थोड़ा अलग था। तो जनरली औरतों को जो पैसा मिलता था खासकर मैरिज के मौके पर, और उसको क्या कहा जाता था? स्त्री धना। तो स्त्री धना कौन होता था? औरत का धन। यानी कि जो पैसे उसको मिलते थे उसके हस्बैंड के ज़रिए, उसके इन लॉज के ज़रिए, उसके मदर फादर के ज़रिए जो पैसा उसको मिलता था, दैट वाज कॉल्ड स्त्री धना। और स्त्री धन जो है उसकी मृत्यु के बाद में उसके बच्चों के बीच में डिवाइड होता था। जनरली हस्बैंड उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते थे। नाउ वर्ण एंड एक्सेस टू द प्रॉपर्टी। अब वर्ण सिस्टम से प्रॉपर्टी का एक्सेस कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट द ओनली ऑक्यूपेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द शूद्रा वाज द सर्विट्यूड। जैसा कि मैंने बताया था कि वो सिर्फ दूसरों की जो है
सेवा कर सकते हैं, और सेवा करने से पैसा कभी नहीं आ सकता था उनके पास जनरली, इसलिए वो क्या रहते थे, गरीब रहते थे। और उनके घर भी जो है ऐसे बने होते थे जैसे कि गरीबों के घर होते थे, और जनरली आउटस्कर्ट ऑफ द सेटलमेंट, जहाँ पे मुख्य लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे, उनसे काफ़ी दूर उनके घर अक्सर बनाए जाते थे। द वेल्थिएस्ट पीपल वुड हैव बीन द ब्राह्मणा एंड क्षत्रियाज। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज या तो ब्राह्मणों के पास हो सकते थे या क्षत्रियों के पास, क्योंकि उनकी जाति सबसे ऊंची होती थी। तो इस प्रकार से सबसे जो अमीर हो सकते थे वो या तो ब्राह्मण या फिर क्षत्रियाज। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मणों के भी जो है ज़्यादा अमीर होने का जिक्र नहीं आता। यहाँ जो सबसे अमीर जो थे वो कौन थे, क्षत्रियाज थे। क्षत्रियाज अमीर क्यों होते थे, क्योंकि वो रूलिंग कम्युनिटी होते थे, इसलिए वो ज़्यादा अमीर होते थे। बुद्धिज्म recognize that division of society in prevalent in society but did not regard these as natural or inflexible। यहाँ पे बुद्धिस्ट एक स्टोरी आती है, उसमें लिखा गया है किस प्रकार से ये सोशल सिस्टम बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू दैट कि पहले जो था सारी चीज़ें सब कुछ ठीक थी, धीरे धीरे लोगों का जो है संख्या बढ़ी तो क्राइम भी बढ़ने लग गया, इनसिक्योरिटी बढ़ने लग गई। तो उन्होंने क्या किया, एक आदमी को सिलेक्ट किया जो कि ज़्यादा फिजिकली फिट होता था या ज़्यादा कैपेबल होता था। बाद में उसको ड्यूटी दे दी गई कि वो बाकी लोगों की रक्षा करेगा, और बाद में वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा उसके लिए बाकी लोग जो थे कुछ चंदा इकट्ठा करते थे। दे यूज़ टू डोनेट द बाउल ऑफ फूड, सभी इकट्ठा करते थे, अनाज देते थे और उसकी सेवा करते थे, और वो उनकी रक्षा करने का काम करता था। धीरे धीरे यही सिस्टम जो है, यही सिस्टम बड़ा होता गया, और बाद में वही जो इन्होंने लीडर अपना चुना था वो क्या बन गया, महासमंता बन गया, यानी कि वो एक राजा बन गया और राजा का सिस्टम की शुरुआत हुई। और उसमें जो सबसे पावरफुल होता था उस टाइम उसको राजा बनाया जाता था। तो इस प्रकार से ये सिस्टम बनाया गया था। तो बुद्धिज़्म के अंदर ये माना जाता था कि दिस सिस्टम हैज़ बीन कॉइन्ड बाय द मैन हिमसेल्फ एंड इट इज़ ऑफ नॉट डिवाइन ओरिजिन, जैसा कि ब्राह्मण अक्सर क्लेम करते थे। इसलिए वो अक्सर उस आइडिया को रिजेक्ट करते थे कि ये जो सिस्टम है दिस इज़ बेस्ड अपॉन द बर्थ। उस बुद्धिज़्म में माना जाता था कि ये सिस्टम बेस्ड अपॉन बर्थ नहीं है, रादर दिस इज़ made by human being, so whenever the time needs it could be changed। और ये inflexible बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि ब्राह्मण कहते थे कि 4 वर्णों के अकॉर्डिंग ही दुनिया चलनी चाहिए। तो ये उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और यहाँ पर एक स्टोरी जो कि बुद्धिज़्म से ही ली गई है, ए वेल्दी शूद्रा। इसमें एक राजा और एक शूद्र के बीच में जो है वार्तालाप का जिक्र आता है। अवंतीपुता जो कि एक राजा होता है, वह कच्छना एक जो कि बुद्धिस्ट होता है उससे पूछता है कि अगर एक शूद्र के पास पैसे हो जाएं तो क्या उसको भी वही रिस्पेक्ट मिलेगी जो एक ब्राह्मण को, क्षत्रिय को मिलती है। तो उसका कहना कि हाँ, अगर एक शूद्र के पास पैसे आ जाते हैं तो ही कैन आल्सो गेट द सेम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट विच अ क्षत्रिय एंड ब्राह्मणा कैन गेट, एंड ही कैन आल्सो हैव अ सर्वेंट ऑफ हिमसेल्फ। और वो जो है अपने लिए एक नौकर भी रख सकता है जो उससे पहले उठेगा, उसके लिए सारा काम करेगा, जैसा कि अक्सर ब्राह्मण और क्षत्रिय उस टाइम पे रखते थे। और उनका यहाँ पे कच्छना और राजा की बातों से ये भी निकल करके आता है कि वो जो शूद्र है जिसके पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो सकता है, वो दूसरे शूद्र को भी अपना नौकर रख सकता है और ब्राह्मण और क्षत्रिय को भी अपना जो है सर्वेंट रख सकता है। तो इस स्टोरी से जो निकल करके आता है वो ये था कि रिस्पेक्ट और जो इज्जत होती जो समाज में होती थी वो किसी वर्ण सिस्टम के आधार पे नहीं थी, बल्कि एक फाइनेंशियल मैटर के आधार पे थी। यानी कि जिसके पास जितने फाइनेंसेज होते थे उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट होती थी। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। लेकिन धर्मशास्त्र ऐसा नहीं मानता। लेकिन सिर्फ जिसके पास सिर्फ पैसा होता था, क्या उसी का समाज में सम्मान होता था या नहीं होता था, वो हम एक और स्टोरी से भी समझेंगे। अब यहाँ पे आता है एन ऑल्टरनेटिव सिनेरियो ऑफ द शेयरिंग ऑफ द वेल्थ। यानी कि हमने अब तक पढ़ा कि बुद्धिस्ट स्टोरी से कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता था उसको सम्मान ज़्यादा मिलता था, चाहे वो क्षुद्र जाति का ही बिलोंग क्यों ना करता हो। अब यहाँ पे है मैन हु वर जनरस, यानी कि जो दानी होते थे, दे यूज टू गेट मोर रिस्पेक्ट देन ए वेल्दी पर्सन। यानी कि इफ़ ए पर्सन इज़ वेरी मच वेल्दी बट इफ़ ही इज़ नॉट शेयरिंग हिज वेल्थ विद द पुअर एंड अदर पीपल एंड इफ़ ही इज़ नॉट डोनेटिंग हिज मनी एंड इफ़ ही इज़ माइजर देन ही कैन नॉट गेट दैट रिस्पेक्ट विच ए जनरस पर्सन कैन गेट। ये इस स्टोरी से हमें पता चलता है। इसमें कहा गया है कि एक आदमी जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, ऐसा नहीं कि उसी की समाज में इज्जत होगी। अगर वो कंजूस है तो उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा एक आदमी जिसके पास ज़्यादा पैसा ना होते हुए भी जो काफ़ी दानी है, उसकी इज्जत ज़्यादा समाज में होगी। तो इसमें ये स्टोरी आती है। और इसमें जो स्टोरी मेनली आती है वो संगम लिटरेचर से आती है, जिसमें एक पोइट बार्ड जो होता है, जो कि जनरली ब्राह्मण होता है, वो दूसरे पोइट बार्ड से कहता है कि अगर तुम ज़्यादा भूखे हो
तुम काफ़ी सूख गए हो क्योंकि तुम्हें खाना वगैरह टाइम पे नहीं मिलता, क्योंकि तुम काफ़ी गरीब हो, तो हम अपने चीफ़ के पास चलते हैं, मेरे चीफ़ के पास मैं तुम्हें ले चलता हूँ और वो तुम्हें बिल्कुल भी भूखा रहने नहीं देगा, तुम्हें बिल्कुल भी गरीब रहने नहीं देगा। तो दूसरा ब्राह्मण पूछता है कि क्या वो ज़्यादा अमीर है? तो जो पहला ब्राह्मण जिसका वो चीफ़ होता है वो कहता है कि नहीं, वो ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। जैसे हम उसके पास जाएंगे, ही विल ऑर्डर द ब्लैक स्मिथ टू प्रिपेयर अ स्पीयर, कि वो एक भाले का निर्माण करवाएगा लोहार से, एंड ही विल स्टार्ट रेडिंग द एनिमी, यानी कि एनिमी के ऊपर वो चढ़ाई करेगा और वहाँ से जो भी लूट में पैसा आएगा वो तुम्हें दे देगा, अपने पास कुछ भी नहीं रखेगा। इस प्रकार से वो काफ़ी दानी है। इस प्रकार से उस दानी चीफ जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था लेकिन फिर भी उसकी काफ़ी इज्जत थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था या फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे उन्हीं की इज्जत होती थी। उन लोगों की भी इज्जत ज़्यादा होती थी जिनके पास रिसोर्सेज होते हुए वो दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करते थे। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसको कैसे यहाँ पर बुद्धिज़्म के अंदर क्रिटिसाइज़ किया गया है, और जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है वो भी 100% ट्रू नहीं है, और ना ही बुद्धिस्ट जो सिस्टम में लिखा गया है वो भी 100% ट्रू है। तो इस प्रकार से एक हिस्टोरियन को ये ध्यान में रखना पड़ता है दैट वट एवर हैज़ बीन रिटन बाय अ सोशल ग्रुप में नॉट बी लिटरली 100% ट्रू। तो उसको जो है जक्स्ट अपोजिशन यानी कि दूसरे सिस्टम के साथ मैच करके कंपेयर करके हम सच्चाई को जान सकते हैं। इस प्रकार से हम उस सोसाइटी का पता लगा सकते हैं।